इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कर की प्रफुल्लता या उछाल और कर की लोच, buoyancy and इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये दोनों टर्म करारोपण में बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों के बीच जो अंतर है उसे समझना बहुत आवश्यक है। हमने कई पुस्तकों में और YouTube पर जितने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं उनको देखा है और कई लेखों में त्रुटियां हैं और एक ही चीज़ सब जगह लिखी हुई है। जैसे लगता है कि कहीं से एक जगह से देखा और अगर वहाँ गलत भी था तो उसी को उतार देंगे। तो उस दृष्टि से ऐसे समझना है दोनों टर्म्स को। अब यहाँ हम आपको पहले इनको समझाने के पहले हम आपको थोड़ा सा ये दिखा दें कि ये दोनों टर्म जो हैं ये करों से प्राप्त होने वाली आयों में, रेवेन्यूज में, राजस्व जिसे आप कह सकते हैं टैक्स रेवेन्यूज में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को मापते हैं। और इस दृष्टि से मापते हैं कि जो दो देश की राष्ट्रीय आय है, जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें जब वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के परिणामस्वरूप उसके प्रत्युत्तर में, रिस्पॉन्स में कर आय में किस तरह का परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन होता है, या दोनों परिवर्तनों में किस तरह की सापेक्षिक या रिलेटिव परिवर्तन या वृद्धि होती है। सामान्य तौर पर आर्थिक विकास के साथ साथ करों में वृद्धि होती है। इस नाते हम सामान्यतः ये बार बार कहेंगे या कहते हैं कि जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो उसके सापेक्ष करों की आय में जो वृद्धि होती है, और करों की आय में वृद्धि होती है राष्ट्रीय आय बढ़ने या उत्पादन बढ़ने के साथ साथ, वो किस तरह से होती है। क्या ये वृद्धि जो है राष्ट्रीय आय की तुलना में अधिक होती है या राष्ट्रीय आय की तुलना में कितनी कम अधिक होती है। और इस माप को जब हम निकालते हैं तो उत्तर हमारा, जब दोनों में परिवर्तन एक जैसा होता है, एक ही दिशा में होता है, तो ये माप एक आती है, अन्यथा एक से कम या एक से अधिक आती है। तो जिस तरह से अर्थशास्त्र में लोच हम निकालते हैं उसी तरह से बुओयंसी भी निकालते हैं, लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है, उसे हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि जब करों में या कर की आयों में या टैक्स रेवेन्यूज में परिवर्तन होता कैसे है और उसके पीछे कितने कारण हो सकते हैं। तो एक टर्म आएगा बेस ऑफ टैक्सेशन, कर का आधार। इसका मतलब है कि कर लगा हुआ है जिस पर उसका आधार क्या है। कर आय पर लगा हुआ है, कर संपत्ति पर लगा हुआ है, कर उपभोग पर लगा हुआ है या कर उत्पादन पर लगा हुआ है, कर आयात पर लगा हुआ है या निर्यात पर लगा हुआ है। तो ये हैं कर के आधार। और अब इस कर आधार में अगर परिवर्तन होता है तो कर की आय में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, तो अगर किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है तो अन्य सारी चीज़ों को यदि आप यथावत रहने दें तो वैसी स्थिति में उत्पादन बढ़ने पर उस पर जो कर लगता है उसकी आय भी बढ़ जाएगी। तो ये कराधार में अगर परिवर्तन होता है और उसके पीछे कारण जो भी हो,
विभिन्न कारणों से हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हमारी आय बढ़ेगी, आयात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, लेकिन अगर ये बढ़ता है तो इस पर लगे हुए कर की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो एक कारण होता है कि कराधार में परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी, तो कर आय में वृद्धि होगी। दूसरा ये है कि जो टैक्स का स्ट्रक्चर है या जो टैक्स के लाज हैं, कानून हैं, नियम हैं, कानून हैं, उनमें परिवर्तन हो, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो कर की दरों में परिवर्तन हो जाए, और क्योंकि सरकारें को ये अधिकार या शक्ति होती है कि वो करों की मात्रा या दर को परिवर्तित कर सकते हैं, इस नाते हम कहते हैं ये डिस्क्रिशनरी चेंजेज हैं। ऐसे चेंज हैं जो अपने आप नहीं होते, बल्कि ये सरकारों द्वारा किए जाते हैं और ऐसा करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। तो ये जो डिस्क्रिशनरी चेंजेज हैं जो सरकारों द्वारा किए जाते हैं, वो कर की दरों में परिवर्तन करके किए जा सकते हैं। और अगर कर की दरों में परिवर्तन होता है अर्थात वृद्धि होती है तो उत्पाद आय बढ़ जाएगी कर की, और अगर कमी होती है तो आय घट सकती है। और कई बार परिणाम इसके उलट पुलट भी हो सकते हैं, उसके और कारण हो सकते हैं, वो भी हम बताएंगे कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कर की दरें बढ़ाई जाएं, और कर की दरों के बढ़ाने पर, जैसे मान लीजिए कारपोरेशन टैक्स लगा हुआ, निगम कर जो कंपनियों पर लगते हैं, और इन पर आप कर की दरों को बढ़ा दें, तो हो सकता है कि ये उत्पादक जो है अधिक कर न देना पड़े, इस डर से अपने उत्पादन को घटा दें। और अगर वो उत्पादन को घटा देते हैं, हर बार नहीं होगा, घटा भी सकते हैं, कर की दरें जब एक सीमा से ज़्यादा हो जाएंगी तो अगर वो उत्पादन को घटा देते हैं तो कर आधार जब घटेगा तो कर की आय घट भी सकती है। इसका मतलब कर की दर बढ़ने पर सदैव आय बढ़ती ही नहीं है, कर की दर बढ़ने पर आय घट भी सकती है, कर की दर घटने पर आय बढ़ भी सकती है। इस पर निर्भर करेगा कि किस तरह का व्यवहार करदाता करते हैं जिनके ऊपर ये कर लगा। अब एक और टर्म आता, मैंने कहा एक पहला कारण है कर के आधार में परिवर्तन हो जाए, दूसरा हमने कहा कर की दरों में परिवर्तन हो जाए, और तीसरा है कवरेज ऑफ टैक्सेशन। कर की जो परिधि है, जितने सीमा में कर लगाया गया है उसको और विस्तार कर दिया जाए। इसका मतलब है कि जिन पर पहले कर नहीं लगता था, जिन पर मतलब वो वस्तुएं भी हो सकती हैं, वो व्यक्ति भी हो सकता है, उनको भी कर की परिधि में लाया जाए, टैक्स नेट के अंतर्गत लाया जाए, और इस तरह से इसको कहा जाता है कि ये कर की कवरेज बढ़ जाएगी, अर्थात कर का आच्छादन बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोग कर की छतरी के भीतर आ जाएंगे। तो ये कर छतरी के बीच जो टैक्स नेट के भीतर यदि इस प्रकार से सरकार अपने कानूनों में परिवर्तन करके और लोगों को या और वस्तुओं को कर की परिधि में लाती है, तो जाहिर है कि कर की मात्रा, कर की आय जो है वो बढ़ जाएगी। तो कर की आय बढ़ाने के ये तरीके हैं, और ये तरीके कुछ इसमें ऑटोमेटिक होता है, जैसे राष्ट्रीय आय उत्पादन बढ़ रहा है वो, और उस बढ़ने के साथ कर का आधार बढ़ गया और आय बढ़ गई। ये वास्तव में कर बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं गया है, ये अपने आप हुआ है। अर्थव्यवस्था में जो शक्तियाँ संचालित हैं जिनके माध्यम से ये अपने आप हुआ। लेकिन अगर हम कर की दरों को परिवर्तित करते हैं, कर के कवरेज को अगर हम परिवर्तित करते हैं, तो ये जो है ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी है, ये सरकारों द्वारा किए जाएंगे और इनके कारण आय बढ़ेगी, राजस्व की आय। अब हम आ जाते हैं कि ये बुआयंसी का क्या अर्थ है। अब बुआयंसी का अर्थ अलग अलग आप कह सकते हैं कि विषयों में अलग अलग है, और ये टर्म हम साइंस से लाते हैं। बुआयंसी का मतलब हुआ कि यहाँ पर करों की दृष्टि से अगर हम देखें कि कर को बढ़ने की जो दर है, अधिकतम दर, जिसमें कर में होने वाले सारे परिवर्तन सम्मिलित हैं, चाहे वो स्वतः हों, ऑटोमेटिक हों, चाहे वो डिस्क्रिशनरी हों, अर्थात उन समस्त कारकों को यदि हम सम्मिलित कर लें
और उन समस्त कारकों में अभी 2-3 और हम सम्मिलित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कर प्रशासन जो है, कर के जो नियम हैं वो अगर सरल हों, अगर कर अधिकारी करदाताओं के साथ मित्रवत व्यवहार करता हो, मतलब कोऑपरेटिव हो उनका नेचर, और परेशान न करते हों, और कर की प्रक्रिया या कर के नियम सब सरल हों, जिसमें मुकदमेबाजी न हो, मुकदमों में ढेर केस न फंसें, तो अगर ये सब सरल हो, कर प्रशासन कर सरल सिंप्लीफाई हो, कर रेशनल हो, तो और कर के प्रशासन या कर का व्यवहार जो मैत्रीपूर्ण हो, तो ये सब चीज़ें यदि होंगी तो भी कर की आय अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी, तो ये भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितने किन्हीं कारणों से कर की आय बढ़ सकती है, उन सभी कारणों को यदि हम सम्मिलित करें तो कुल कर आय में जो वृद्धि होगी, जब इस वृद्धि को हम देखेंगे और इसको हम राष्ट्रीय आय जीडीपी के सापेक्ष देखने का प्रयास करेंगे कि जिस दर से राष्ट्रीय आय बढ़ी है, ये दर क्या उस दर से अधिक बढ़ी है या कम बढ़ी है या उसके बराबर बढ़ी है, तो बराबर तो अधिकांश स्थितियों में नहीं होता, कम या बेसी होगा। तो इस रूप में जब हम इसको मापते हैं, जिसमें हम कर की राष्ट्र में या कर की प्राप्तियों में होने वाले समग्र परिवर्तन को सम्मिलित कर लेते हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक हो, चाहे वो डिस्कशनरी हो, चाहे वो कर प्रशासन से संबंधित हो, कर के जो है नियम नियमावली से पर संबंधित हो, सबके माध्यम से जो आय बढ़ती है, उस समस्त आय में जो वृद्धि है, और जब हम आय वृद्धि कहते हैं तो जाहिर है कि ये किसी निश्चित समय से अवधि से संबंधित होगा। सामान्यतः हम इसे, क्योंकि बजट हर साल के लिए पेश होते हैं, इस नाते हम वार्षिक तौर पर निकालते हैं, और जब हम एक लंबी समय अवधि में निकालते हैं तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। और वैसा करते समय हम विभिन्न अलग अलग वर्षों पे निकाल के उनके औसत निकाल सकते हैं। हम उनके ट्रेंड वैल्यूज के आधार पर जो स्टेटिस्टिकल है सब सारी चीज़ें, उनको हम जहाँ जो भी विधियाँ उनके माध्यम से हम इसे प्राप्त करते हैं, यहाँ वो विषय हमारा नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि हम 2 चीज़ें देखते हैं कि जो कुल कर आय में वृद्धि की दर है, उसको प्रतिशत में आप निकाल सकते हैं, अनुपात में निकाल सकते हैं। कुल कर आय में होने वाली वृद्धि बटा जिस समय से आधार वर्ष की जो कर आय है वो कर दें, अर्थात इतनी आय थी और इस पर इतनी वृद्धि हुई और इसका प्रतिशत ये है, तो हम कह सकते हैं कुल कर आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन। इसी तरह से हम राष्ट्रीय आय या जीडीपी में होने वाले परिवर्तन को अनुपातिक तौर पर देख लें, और दोनों परिवर्तनों को हम एक दूसरे से भाग दे दें। ऊपर लिखें कि कुल कर आय में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन बटा नीचे लिखें राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन, और ऊपर वाले को नीचे से भाग देके जब निकालेंगे तो एक अनुपात आएगा। उत्तर वो होगा 1 या 1 से कम या 1 से अधिक। और जब हम इस तरह से अनुगणन करेंगे तो हम इसको कहते हैं ये टैक्स की बुआयंसी है, टैक्स की प्रफुल्लता है, अर्थात टैक्स को अधिक से अधिक हम कितना ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गुब्बारे को फुलाते हैं तो कहते हैं अधिकतम कितना फूल सकता है, वैसे अधिकतम कितनी आय प्राप्त हो सकती है, उन सभी समस्त कारणों से जिनके माध्यम से आय प्राप्त होती है। तो हम इस अनुपात को बुआयंसी ऑफ टैक्स कहते हैं। कर की प्रफुल्लता या कर की उछाल, जिस किसी रूप में हम कहें, अलग अलग, क्योंकि विषयों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अगर हम इसको लिक्विड रूप में देखेंगे तो हम कहेंगे कितने दूर में फैल सकती है, उत्प्लावित हो सकती है, हम इसको उत्प्लावन कह सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टर्म हिंदी का इस तरह का यूज होगा, अर्थ आपके समझ में आ गया, जिसका मतलब है कि आय में जो कुल वृद्धि होती है कर की आय में, उसकी प्रतिशत परिवर्तन कितना है और उसको हम भाग देते हैं जीडीपी में होने वाले परिवर्तन के, और दोनों का एक समय अवधि, निश्चित समय अवधि के मध्य ऐसा करते हैं और अनुपात हम प्राप्त करते हैं। इसको हम कहते हैं बुआयंसी ऑफ टैक्स। हमने यहाँ अंग्रेजी में लिख दिया, समझा दिया आपको। टैक्स बुआयंसी इज ए रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज इन टैक्स रेवेन्यू
एंड जीडीपी इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और आगे लिख दिया टैक्स बुओयेंसी रिफ्लेक्ट्स बोथ द इम्पैक्ट्स ऑफ द इनकम एंड डिस्क्रिशनरी चेंजेज इन द टैक्स लॉज। जो टैक्स लॉज में डिस्क्रिशनरी चेंजेज होते हैं उनको भी सम्मिलित करती है, और जो उत्पादन या डीजीटी में परिवर्तन हुआ उसको भी सम्मिलित करती है, क्योंकि जब डीजीपी में परिवर्तन होता है तो उत्पादन उपभोग के में परिवर्तन हो जाता है, और जब उत्पादन और उपभोग और आय सब बढ़ती हैं तो क्योंकि इन्हीं के आधार पर टैक्स लगते हैं, इस नाते टैक्स की रेवेन्यू भी बढ़ जाती है। तो मतलब जीडीपी के बढ़ने पर टैक्स का बेस बढ़ जाता है, और डिस्क्रिशनरी चेंजेज में टैक्स के कवरेज और टैक्स की रेट्स परिवर्तित होती हैं, और सरकार के जो टैक्स से लाज हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। तो कुल मिला के इस प्रभाव को हम कहते हैं बुओयेंसी ऑफ टैक्सेशन। अब दूसरा टर्म आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स, कर की लोच। यहाँ हम आपको बता दें कि हमने दो टर्म यूज किया। एक कह रहे हैं कि जब उत्पादन या राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ उत्पादन बढ़ता है, आय बढ़ती है, उपभोग बढ़ता है, बिक्री बढ़ती है, आयात बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है, और इन्हीं पर टैक्स लगता है। उपभोग पर लगने वाला टैक्स जीएसटी हो सकता है, बिक्री कर हो सकता है, एक्साइज ड्यूटी हो सकती है। ऐसे आयातों निर्यातों पर कस्टम्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लग सकती हैं। आय पर लगने वाले कर हो सकते हैं, संपत्ति पर लगने वाले कर हो सकते हैं, व्यक्तिगत आय पर कर लग सकता है, कंपनियों के आय पर कर लग सकता है। तो ये सब के आधार में वृद्धि होगी बेस में। आय का बेस बढ़ेगा, उत्पादन का बेस बढ़ेगा, उपभोग का बेस बढ़ेगा। तो जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जीडीपी सकल घरेलू आय वो बढ़ेगी, तो कर का आधार बढ़ेगा, और कर का आधार बढ़ेगा तो आय टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी। इसमें सरकार ने या कोई डिस्क्रिशनरी चेंज नहीं की। तो अब हम ये कह रहे हैं कि यदि केवल राष्ट्रीय आय बढ़े और कर की दरों में, कर के कवरेज में किसी तरह का कोई परिवर्तन न हो, सरकार कर की दरों में कोई परिवर्तन न करे, जैसे पिछले साल था वैसे ही पड़ा रहे, जिन जिन वस्तुओं पर, जिन जिन की आयों पर जैसे टैक्स पिछले साल लगता तो वैसे लगा रहे, कुछ न हो। उसके बावजूद भी अगर कर की आय बढ़ जाए तो ये कर की आय निश्चित तौर पर आय के बढ़ने के कारण बढ़ी है, और आय के बढ़ने के कारण कर का आधार बढ़ा है, उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात, और उनके बढ़ने के नाते उन पर लगने वाले करों की राशि बढ़ी है। तो जब केवल हम अन्य सारी स्थितियों को यथावत मानते हुए कि यदि कर राज में कोई परिवर्तन न हो, टैक्स का स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों बना रहे, और हम ये देखने का प्रयास करें कि जीडीपी परिवर्तन के साथ अब कितना परिवर्तन हुआ है टैक्स में, तो इस अनुपात को जब हम निकालते हैं तो जो निकल के आएगा उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स या कर की लोच। तो कर की लोच जो है वो ये बताती है कि आय बढ़ने के साथ साथ एक निश्चित समय अवधि में कर आय में अपने आप कितना परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन आय की तुलना में कितना है, और दोनों का सापेक्षिक अनुपात क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे ऊपर होगा कर आय में होने वाला परिवर्तन, और नीचे होगा घरेलू सकल घरेलू आय में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। और लेकिन ऊपर में जो कर में परिवर्तन हुआ है उसमें कर की दरों में और कर के कवरेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी दशा में ये आय में कर में होने वाला परिवर्तन है, लेकिन बुओयेंसी में जो कर का परिवर्तन हमने निकाला था आय में, उसमें वे समस्त कारण जिनके कारणों से कर आय में वृद्धि हो सकती है वो सब सम्मिलित थे। तो इस प्रकार से बुओयेंसी एक थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव है, जिसमें कर में होने वाले वृद्धि या कर आय में होने वाले वृद्धि के सारे तत्वों को उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। और जबकि इलास्टिसिटी निकालते समय कुछ नहीं हुआ है, केवल हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कर या स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों बना रहे, उसके बावजूद भी आय बढ़ने के साथ, समय अवधि के साथ
कर आय में जो परिवर्तन होता है वो कैसा है। जाहिर है कि इफिशिएंसी, ये इलास्टिसिटी ऑफ टैक्सेशन कम आएगी इसका, और बुएंसी की राशि जो है वो ज़्यादा आएगी। सामान्य तौर पर बुएंसी हो सकता है 1 से अधिक भी हो, अगर और कम होगी तो 1 के आसपास होगी, लेकिन इलास्टिसिटी जो है वो अपेक्षाकृत कम होती है, 0.6 के आसपास, 0.7 के आसपास, ऐसे 5 के आसपास, 4 के आसपास भी कुछ भी हो सकता है। निर्भर करेगा कि किस प्रकार से कर प्रणाली है और किस तरह से आय में वृद्धि हो रही है, और किस आय जो जीडीपी की संरचना है वो कैसी है, कृषि आय में वृद्धि हुई है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वृद्धि हुई है या सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई, ये सारी चीज़ें इस पर निर्भर करें। तो इस रूप में यहाँ भी लिखा हुआ जानबूझ के मैंने कि टैक्स इलास्टिसिटी कंसीडर्स द ऑटोमेटिक रिस्पांस ऑफ रेवेन्यू टू चेंज इन द इनकम। जो आय में परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के सापेक्ष कर की आय में कितना परिवर्तन होता है, और ये होने वाला परिवर्तन ऑटोमेटिक है, क्योंकि गिवन ऐसा दिया हुआ है दैट द टैक्स स्ट्रक्चर इज अनचेंज। टैक्स स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और जिसका अर्थ हम आपको बता रहे हैं, दैट इज रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज it would have not been any change in the tax laws, including the tax rates or tax base। न तो बेस में कोई विस्तार हुआ, कवरेज बढ़ा है, न तो रेट्स बढ़ी है, केवल राष्ट्रीय आय बढ़ी है, और राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ जो बेस बढ़ा है उसके कारण जो कर आय बढ़ी है उस वृद्धि को केवल यहाँ देखते हैं। तो बुएंसी ऑफ टैक्सेशन और इलास्टिसिटी ऑफ टैक्सेशन में दोनों में ये अंतर है, और इस अंतर को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जब आप पढ़ेंगे कहीं, और हो सकता है कि वहाँ कई जगह, अभी आप YouTube पर जाएंगे तो कम से कम 8-10 आर्टिकल में मैंने देखा है कि वहाँ लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स जो है वो टैक्स रेट्स में होने वाले परिवर्तन के कारण जो आय में वृद्धि होती है उसको मापता है, जबकि ये सही नहीं है। और ये ऑटोमेटिक चेंज है जहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब टैक्स रेट में चेंज आप करेंगे तो ये तो डिस्क्रिशनरी हो गया। ऑटोमेटिक तभी होगा कि जब कोई परिवर्तन न हो, कर की राशि, कर की दरें, कर के कवरेज सब कुछ ज्यों का त्यों बना हो। जैसे हम कहें आपसे कि पिछले कई सालों से आय कर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और अगर कोई परिवर्तन न हो उसके बावजूद भी इनकम टैक्स की रेवेन्यू बढ़ जाए, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि लोगों की आय में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई हो सकता है, और आय बढ़ने के नाते जो लोग पहले टैक्स नहीं देते हों अब टैक्स कवरेज में आ गए हों, परिधि में, और वो टैक्स देने लगे हों। ऐसा भी हो सकता है कि कर प्रशासन कुशल हुआ हो, टैक्स का जो रिटर्न भरना होता वो आसान हुआ हो, कर का जो रिफंड है वो आसान हुआ हो, और ऐसा करने से जनता में ये रुचियाँ बढ़ी हों कि अब हम कर का भुगतान कर देते हैं, क्योंकि कर प्रणाली सरल हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मुकदमेबाजी के चक्कर नहीं है, सब कुछ काम आसान से हो जाएगा। तो ये सब कारणों से संभव है कि कर की आय बढ़ जाए बिना कर की दरों में परिवर्तन हुए और बिना कर के कवरेज को बढ़ाए या घटाए। तो जो ऑटोमेटिक चेंज होता है, इस चेंज को हम जब मापते हैं तो इसको हम कहते हैं कर की लोच। और जब समग्र परिवर्तनों के कारण, जब वो किसी भी तरह का हो, उनके कारण जो आय में, कर आय में परिवर्तन होता है, उसको जब हम राष्ट्रीय आय के वृद्धि के सापेक्ष मापते हैं तो हम उसको कहते हैं बुएंसी ऑफ टैक्सेशन, या कर की प्रफुल्लता या कर की उछाल। तो बुएंसी और इलास्टिसिटी ये अंतर है। अब यहाँ पर एक और आपको हम ध्यान दिलाते हैं कि जब हम बुएंसी निकालते हैं तो जो हम कहते हैं कर की दरों में परिवर्तन हुआ है, तो
या जब इलास्टिसिटी निकालते हैं तब भी, तो कर की दरों में अलग अलग वस्तुओं के संदर्भ में अलग अलग परिवर्तन होंगे। अलग अलग करों के संदर्भ में इनकम टैक्स में अलग तरह का परिवर्तन होगा, कॉरपोरेशन टैक्स में अलग तरह का परिवर्तन होगा। तो जाहिर है कि सारे परिवर्तनों को हम बुआयंसी के समय तो सौदा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो परिवर्तन होगा वो समग्र परिवर्तन हम वहाँ देखते हैं। लेकिन जब इलास्टिसिटी निकालते हैं तो क्योंकि कोई टैक्स में परिवर्तन होता ही नहीं है, और वैसी स्थिति में अलग अलग करों की लोचों को हम अलग अलग निकालते हैं। और ऐसा करना और ऐसा निकालना हमारे लिए आवश्यक भी है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अगर इनकम टैक्स में की लोच क्या है, कॉरपोरेशन टैक्स की लोच क्या है, जीएसटी की लोच क्या है, और अगर ये लोचें, जिसकी लोचें ज़्यादा होंगी इसका मतलब है वो कर आर्थिक विकास के साथ साथ ज़्यादा सरकार को कर उपलब्ध कराने में सफल है। तो और जिनकी कम है वहाँ ये हम देखने का प्रयास करेंगे कि वहाँ कौन सी कमियाँ हैं जहाँ हम सुधार करने का प्रयास करें। तो इस रूप में जो बुआयंसी और इलास्टिसिटी को हम पढ़ते हैं और इस मामले में हमारी ये मदद करते हैं कि विभिन्न करों के अलग अलग हम इनको निकालें, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करके उनसे उन करों के संदर्भ में सुधार कर सकते हैं जहाँ पर स्थितियाँ, यहाँ पर ये लोचें कम हैं और जहाँ पर लोचें अधिक हैं वहाँ से सीख सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्यों है। तो इस दृष्टि से दोनों का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है, दोनों का अंतर समझना हमारे लिए आवश्यक है। और एक बात और आपको समझा दें, जब लॉन्ग टर्म में हम इस बुआयंसी या इलास्टिसिटी को निकालते हैं तो क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन या वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होते हैं और हो सकता है आप 10 साल की बुआयंसी निकालें तो 10 साल में मूल्यों में बहुत परिवर्तन हो गए हों, और 10 साल पहले की कर आय को आप 10 साल के बाद की कर आय से तुलना करें तो ये परिणाम जो है सही नहीं आएगा। और ऐसी स्थितियां जहां होती हैं जहां हम एक लंबी समय अवधि में बुआयंसी या इलास्टिसिटी को निकालने का प्रयास करते हैं, वहां हम उनके रियल वैल्यूज को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। और आप जानते हैं कि रियल वैल्यूज ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि जो मुद्रास्फीति के कारण मूल्य बढ़ गया है, कर की आय जो बड़ी दिख रही है, वो वास्तव में अगर कीमतों में इस भी अवधि में 10% परिवर्तन हुआ है और हम उस वर्तमान मूल्य पर उस आय को देख रहे हैं, तो ये उचित नहीं होगा। और ज़रूरी ये होगा कि हम उस इन्फ्लेशन की राशि को एडजस्ट करें। और अगर हम ऐसे सरल भाषा में आपको कहें कि 10% वृद्धि हुई है तो 10 साल बाद जो हमें 100 रुपया दिख रहा है उसको 90 जब हम मानेंगे तब सही उत्तर आएगा, क्योंकि रियल वैल्यू तो 10% घटी हुई है। तो इस दृष्टि से हम केवल इतना आपको समझा रहे थे कि ये लॉन्ग टर्म में जब हम इसको देखेंगे तो हम इसको रियल वैल्यूज में निकालेंगे। एक आध साल में कोई बहुत खास पर ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, इस नाते करंट वैल्यूज पर जो निकालते हैं उसके आधार पर ही हम बुआयंसी और मतलब वास्तविकता के अधिक नज़दीक हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब इसको निकालते हैं तो हमको इन्फ्लेशन के महत्व को हमको उसमें से डिफ्लेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो सामान्य तौर पर इन्फ्लेशन विकास के साथ चलती है, इस नाते हम डिफ्लेट करेंगे। अगर डिफ्लेशन होगा, मूल्यों में गिरावट होगी तो उसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा। वो कहने मतलब है कि रियल वैल्यूज में हम उनको मूल्यों को निकाल करके उसके बाद उस परिवर्तन के आधार पर बुआयंसी और इलास्टिसिटी निकालने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आशा है कि ये दोनों टर्म आप अच्छी तरह समझ जाएंगे और जहाँ कहीं भी आपसे पूछा जाएगा आप इसको बेहतर ढंग से लिख सकें। धन्यवाद।